देखो, जैसे हमने सिंपल बेंडिंग पढ़ी है। सिंपल बेंडिंग में क्या है? सिंपल बेंडिंग में एक इक्वेशन लगती है, एम अपॉन आई बराबर एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक, इस इक्वेशन पे पूरा वो चैप्टर बेस्ड है। ये वाला सिंपल टॉर्जन थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें क्या है? जैसे यहाँ पे एम होता है, यहाँ पे होता है टी बाई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी होता है एफ बाई आर बराबर टी जे एन थीटा बाई एल होता है ना। ऐसा कुछ होता है। कहाँ गई वो टॉर्जन इक्वेशन? ये रहा, टी बाई जे टाउ बाई आर एन थीटा बाई एल। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन के हमें वेरिएशन देखने हैं, बेसिकली इनका क्या मतलब होता है, इन सभी चीजों का क्या मतलब होता है, किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो बेसिकली टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट ये है। और इसकी मैंने एक वीडियो तुम्हें पहले दिखाई थी, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में ना। वो काफी अच्छी वीडियो है, उससे मतलब काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि किस तरह से टॉर्जन अप्लाई होता है। एक बार उसे देख लेते हैं। ये वाली, ये मैंने इन्हें टीएचडी। ठीक है, कि अगर मोमेंट लगा दिया जाए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, तो उस चीज को टॉर्जन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे टॉर्क लगी हुई है, ठीक है, ये शाफ्ट है, बेसिकली दिस इज द शाफ्ट। जैसे आप देख सकते हो, जैसे गाड़ी का इन्होंने ये दिखा रखा है, तो मतलब यहाँ पे टॉर्जन लग रहा है। ये अलग एग्जांपल है कि भाई यहाँ पर जो, क्या कहना चाहिए, इस तरीके से टॉर्जन इधर लगा हुआ है। ये शो कर रहा है कि जब टॉर्जन लगता है तो इस तरीके से वो रोटेट हो जाता है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो मूवमेंट होता है बेसिकली अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर लेते हैं हम। जैसे ये अलग अलग डिस्क हैं, ये आपस में रिलेटिवली रोटेट हो रही हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये फिक्स है, इस एंड पे फिक्स है, इस एंड पे फ्री है, तो ये वाली जो डिस्क है सबसे ज्यादा रोटेट करेगी, उससे पीछे वाली उससे कम रोटेट करेगी, उससे कम। तो क्योंकि रिलेटिव रोटेशन हो रहा है, इस वजह से टॉर्शन जनरेट हो रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एक्सिस सिमेट्रिक है, जैसे सर्कुलर है, ये सिमेट्रिक फिगर है, ठीक, तो इसमें जो टॉर्शन होता है यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसमें जो टॉर्शन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे आप इसे मोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा, मतलब अलग तरीके से ट्विस्ट होगी, इसमें आपको पता नहीं चलेगा। देखो, इसमें वार्पिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्रॉस सेक्शन आपका मुड़ जाता है। यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में। क्या कि फिक्स, एक एंड इसका फिक्स रहता है, दूसरा एंड इसका फ्री रहता है। और इसी, ये जो इक्वेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी के लिए डिराइव की गई है। ठीक है, जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो और उसके बाद यहाँ पर हमने टॉर्क लगा दी, तो इस तरीके का मूवमेंट होगा। ठीक है, इसको तो मैं रख लेता हूँ पोर्शन को निकाल के, क्योंकि ये आगे काम आएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल जितने से ये रोटेट हुई थीटा, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हम देख रहे थे,
ये जो इक्वेशन है टी बाई जे एफ बाई आर एन थीटा बाई एल, ये जो थीटा है ये वही एंगल है। चलो आगे। ये थीटा की इक्वेशन टी एल बाई जी जे, ये कहाँ से आई, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, टी बाई जे बराबर एन थीटा बाई एल करो तो थीटा आपका टी एल बाई एन जे आ जाएगा। नहीं, इस पे इसका डेरिवेशन भी होता है किस तरह से किया जाता है। ये लंबाई हो गई, ये टॉर्क आपने कितनी लगा रखी है, ये शियर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे बोलते हैं, और जे हो गया आपका ये, जे इज बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, ये बेसिकली ये प्रदर्शित करता है कि कितना वो टॉर्जन को रेजिस्ट करता है। ये इसने बता दिया कि अगर आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, होलो सेक्शन के लिए जे की वैल्यू क्या होती है। अगर आप पूरा क्रॉस सेक्शन लेंगे तो जे की वैल्यू पाई बाय 2 आर की पावर 4 हो जाएगी। वही होता है इसमें, मतलब जैसे हमारा रहता था पाई बाई 64 डी की पावर 4 आई एक्स एक्स होता था, आई वाई वाई भी आपका यही होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पाई बाई 32 डी की पावर 4 हो जाएगा। चलो, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्या बता रहा है ये। अच्छा, अब इसमें बात आती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, बेसिकली। चलो अभी देखते हैं इसमें क्या है। जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसने कोई एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट ले लिया इसने एक, ठीक है, सरफेस का ही एलिमेंट है ये। फिर अब इसने इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक, तो किस तरीके का शेयर जनरेट हो रहा होगा। तो ये जो एलिमेंट है, इस पे इधर की तरफ शेयर लगना चाहिए। लगाओ भाई। ठीक है, ये शेयर डिफॉर्मेशन इस तरीके की होगी इसमें। ये शेयर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये शेयर स्ट्रेन इसने दिखा दिया गामा से, जो ये एंगल जिस एंगल से इसमें थोड़ा सा रोटेशन हुआ। अच्छा, ये जो गामा है और ये जो गामा है ये दोनों सेम रहेंगे, ये कहना चाह रहा है ये। अच्छा, ये इक्वेशन बेसिकली डिराइव करना चाह रहा है कि इक्वेशन किस तरह से आई। प्यारे से इक्वेशन को छोड़ो। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो इसमें मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा बाहर की तरफ होता है। मींस शेयर स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगा, सरफेस पे सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेन आता है, सेंटर रोटेट नहीं करता तो सेंटर पे सबसे कम। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, चलते हैं आगे। शेयर स्ट्रेस की क्वेश्चन हो गई। ये अब इसने टोटल शेयर निकालने की, टाउ बराबर टी, जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी, अब इन तीनों को ये बराबर कर देगा। एक इसमें फेलियर वाला पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जब फेल करता है टॉर्जन में, तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे फेल करता है। ठीक है, जैसे आपने टॉर्क लगाई तो इसमें बीच में से एक ऐसा कट लग जाएगा। और ब्रिटल मटेरियल अगर फेल करता है तो वो इस तरीके से फेल करता है, तो ये एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है इन्होंने।
ये बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन की जो थ्योरी पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड है। चलो इस टॉपिक पर जब आएंगे हम तभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थी बेसिकली जो टॉर्जन की थ्योरी है। अब हम आ जाते हैं अपना चैप्टर पे। ठीक है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। ठीक, अभी होता क्या है बेसिकली इसमें, हमने जो मेन मेन पॉइंट थे अब उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये इसने यहाँ पर टॉर्शन लगा रखी है, दिस इज एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये शाफ्ट का एक्सिस हो गया। ये टॉर्क आपकी इसने यहाँ पर इस तरीके से लगाई, तो इसका जो क्या कहना चाहिए, इसका जो प्रतिरोध है वो इस तरीके से पैदा होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर मोमेंट लगाता इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर मोमेंट आपका इस तरीके से लगता। प्योर टॉर्शन क्या है बेसिकली, प्योर टॉर्शन है जहाँ पर सिर्फ आपका टॉर्शन पैदा हो रहा है, उसके अलावा देखो, remember is said to be in pure torsion when its cross section is subjected to only torsional moment and not accompanied by axial force or bending moment। सिर्फ टॉर्जन लग रहा हो और ना तो कोई एक्सियल फोर्स हो ना ही बेंडिंग मोमेंट हो। ठीक, टॉर्जन प्रोड्यूसेस शियर स्ट्रेस इन द सेक्शन। जैसे ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके का जो सिंबल है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टॉर्क जो है, अपना अंगूठा आप इस डायरेक्शन में रखें, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये तीर है, और जिस डायरेक्शन में आपका हाथ की उंगलियां घूम रही हैं उस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क लग रहा है आपका इस तरीके से। तो ये जो है टॉर्जन के कारण शीयर स्ट्रेस पैदा होता है, दिस कैन बी शोन, ये जो इन्होंने ये फिगर में दिखा दिया कि किस तरीके से शीयर स्ट्रेस। और डिफॉर्मेशन भी हमने देख ली थी, वो जो अभी वीडियो देखी थी बिफोर डिफॉर्मेशन, इस तरीके से अगर आप टॉर्क लगा देते हैं तो थोड़ा सा ये रोटेट हो जाता है। साइन कन्वेंशन इसने ये लिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑब्टेन बाय राइट हैंड थंब रूल, मतलब ये राइट हैंड, इसको ये पॉजिटिव टॉर्जन कह रहा है, इसको ये नेगेटिव टॉर्जन कह रहा है। ठीक है, मतलब कि इधर की तरफ आपका कैसा होना चाहिए, दिस इज आपका, ये है हमारा, ये हो गया हमारा, अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। या सिंपल आप ऐसे ध्यान रखो, मींस कोई भी हमारा मेंबर है, इस डायरेक्शन में जो टॉर्जन है उसको पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में टॉर्जन को नेगेटिव लेते हैं। देखो, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन वेक्टर पॉइंट टुवर्ड द सेक्शन, अगर सेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है जैसे ये, तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और अपोजिट साइन कर रही है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। बेसिक एजम्पशन डिराइव। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। पहला है सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर, जो सर्कुलर सेक्शन है वो सर्कुलर ही रहेगा। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, डू नॉट वार्प, जो प्लेन सेक्शन है वो प्लेन रहते हैं, वार्प नहीं होते हैं, मतलब मुड़ते नहीं है। अगला, नॉन सर्कुलर सेक्शन जनरली वॉर्प्स ऑन ट्विस्टिंग, ये इन्होंने एक नोट करके लिख दिया है कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो मुड़ सकता है। ये कह रहा है वॉर्पिंग का मतलब समझा रहा है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर रिमेन स्ट्रेट लाइन आफ्टर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के बाद वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ऐसा नहीं कि मुड़ जा रही है। ठीक है, वॉर्पिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो फाई है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट को प्रदर्शित करता है। शाफ्ट इज लोडेड बाय ट्विस्टिंग कपल इन प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मान लीजिए ये शाफ्ट है, तो जो आप टॉर्क लगा रहे हो इसके जो क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है उसमें लगाएंगे। स्ट्रेसेस डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे आपका स्ट्रेस नहीं जाएगा। यही सारे कुछ कुछ एग्जाम्पशन हमारे एम अपॉन आई सिंपल बेंडिंग थ्योरी में भी लगे थे। ठीक, टॉर्जन फार्मूला अब इसने डिराइव किया है। ये टॉर्जन फार्मूला मैं इसके सीधे उस पर चला जाऊंगा, द फोनेटिक लेता है ये। अब हम सीधे सीधे आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप ये दिखा देना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर क्या चीज है, आर क्या है। इसके बाद सीधे अपने फॉर्मूले पर आना, इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि ये है क्या चीज, ये काम कैसे करता है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम देखते चलते हैं। टी क्या है, टी जो आपने टॉर्क लगाया है बेसिकली वो। ठीक है, जो आपने टॉर्जनल मोमेंट लगाया है वो। जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। जैसे आप जानते हो ये सर्कुलर सेक्शन है तो दिस इज आई एक्स, आई एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई 64 डी टू द पावर
4 ये होता है। अगर मैं आई वाई निकालना चाहूँ तो आई वाई भी यही होगा। क्यों? क्योंकि सर सिमेट्रिक है। आई जेड मतलब कि इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा जो प्लेन में से बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो आई जेड क्या हो जाएगा आपका? आई एक्स प्लस आई वाई, जो कि हो जाएगा पाई बाई 32 D⁴। तो इसी को हम बोलते हैं जे, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक। फिर इसके बाद आता है टाउ। टाउ का मतलब शेयर स्ट्रेस। अब आप क्या है, जैसे हमारा सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है, तो सिंपल, यहाँ पर आर की दूरी देखो, आर क्या है, जो वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको हम टाउ कहते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जहां पर इसने दिखा रखा है टी बाई जे टाउ बाई आर। अब टी बाई जे इंटू आर बराबर टाउ। ठीक। तो टी और जे तो आपका कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टॉर्जन भी सेम लग रहा होगा, जे भी कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे टाउ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? ये होगी, यहीं पे शेयर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा। ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएशन इसका। फिर G5/L क्या है? जी के बारे में आप जानते ही हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जहां पर शियर की बात होगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा, जहां पर एक्सियल की बेंडिंग स्ट्रेस की बात होगी वहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। फाई क्या है? कितने एंगल से आपने सेक्शन को रोटेट किया था। ये देखो, ये आपने इस एंगल से आपने, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है ये आपने फाई के द्वारा रोटेट किया गया है। तो ये है गामा, नहीं यहाँ पे शेयर स्ट्रेन नहीं लिखना है, यहाँ पर फाई लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका एल। एल हो गई लंबाई। ठीक। ये भाई आपका दिस फार्मूला होल्ड्स फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए भी चलेगा, सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए। ठीक। ये दूसरा वेरिएशन बनाएंगे। सॉलिड सेक्शन के लिए क्या वेरिएशन है, हॉलो सेक्शन के लिए क्या वेरिएशन है, वैसे इंपॉर्टेंट यही है ये वाला। When section passes perpendicular to the axis of the shaft and a stress element is selected on, then only pure shear, इस केस में सिर्फ प्योर shear एक्ट करेगा। जब सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द shaft and a stress element is selected, ये क्या कहना चाह रहा है कि सिर्फ प्योर shear एक्ट करेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक, तो इस एलिमेंट पे सिर्फ shear ही काम कर रहा होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बाय यूजिंग स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल, अब ये कह रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए। अब देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस आप निकालना जानते हो, ये देखो। अब जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसने दिखाया है, देखो ये जो है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कई बार ये चीजें आपके एग्जाम में आ जाती हैं। ये आपने टॉर्क लगाई इस तरीके से, ठीक। जब आप इस तरीके से टॉर्क लगाते हैं तो जो शीयर है आपका इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो कोई मैं अगर पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया, सरफेस पे मैंने एलिमेंट लिया, तो अब इमेजिन करो जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। तो ये जो सरफेस एलिमेंट है उस पर इस डायरेक्शन में शेयर इस तरह से आएगा। एक डायरेक्शन पता लगनी चाहिए, बाकी सारी डायरेक्शन हमें पता लग गई। ठीक। ये किस तरह से डायरेक्शन दिखाई वो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इस एलिमेंट पे अगर मैं इन फोर्सेस को हटा दूं, shear फोर्सेस को हटा दूं, तो बेसिकली इस तरीके से टेंशन लग रहा है। और अगर ये ब्रेक करेगा तो ये कैसे टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा। तो बेसिकली ये क्या प्रदर्शित करता है कि जो आपका ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल आपका किस में वीक होता है, टेंशन में वीक होता है। तो ब्रिटल मटेरियल आपका इस तरह से टूटेगा। ये ब्रिटल मटेरियल का ब्रेकिंग का
क्या कहना चाहिए, डायग्राम है। और सॉरी, इस तरह से नहीं कहना चाहिए इस चीज को। और जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है आपका, शेयर में वीक होता है, तो शेयर में वो आपका इस तरीके से टूट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक इसमें पॉइंट क्या है कि भाई ब्रिटल मटेरियल की जो फेलियर सरफेस है, दूसरा आप किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। भाई देखो ये शेयर लग रहा है इस पे इस तरीके से। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन की, उसमें क्या देखा था, अगर ये कंडीशन है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन कब जनरेट होते हैं, 45 डिग्री पे जनरेट होंगे। ठीक है, अगर शेयर लगा हुआ है, एक कंप्रेशन होता है एक टेंशन होता है, ये अगर टेंशन है तो इधर हमारा कंप्रेशन आता है, इसी तरीके से दिखा रखा होगा इसने, हाँ देखो यही दिखा रखा है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि बेसिकली अल्टीमेटली याद हमें यही रखना है कि शेयर में किस तरह से मटेरियल फेल होता है। ये डायग्राम आप नोट करेंगे, और जो मैंने पॉइंट है उसको आप नोट कर लेंगे। पहली बात इसमें आप ये लिखें, इफ अ टॉर्जन बार, यदि जो आपकी टॉर्जन बार है वो टेंशन में अगर कमजोर है शेयर के मुकाबले, तो फेलियर विल अकर इन टेंशन अलोंग अ हेलिक्स। तो फेलियर कैसा होगा, टेंशन में होगा अलोंग अ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब इस तरीके का, जो इसको हेलिक्स बोलते हैं, मतलब जो मैक्सिमम हमारा क्या कहना चाहिए, हेलिक्स का मतलब होता है इस तरीके की शेप। ठीक, तो या 45 डिग्री पे जो प्लेन है उसको ये हेलिक्स कह रहा है। द कंडीशन इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। पहली बात, डक्टाइल मटेरियल के लिए फेलियर शेयर में होता है, अंडर टॉर्शन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन, जहां पर आपका लार्जेस्ट शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा वहां पर फेल हो जाएगा डक्टाइल के केस में। ये बातें हमने नोट कर ली, बाकी इन्होंने ऊपर जो बता रखा है ये वही बता रखा है कि जो हमने अगर शेयर लगाते हैं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ आता है। ठीक है, आगे इन्होंने जो कर रखा है ये इसने डिराइव कर रखी है ये वाली इक्वेशन, जो कि आप जानते हो, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके डेरिवेशन पे फिर नहीं जाएंगे हम। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू है पॉइसन रेशियो। ठीक, अब हमने टॉर्जन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टी बाई जे बराबर टाउ बाई आर जी फाइव बाई एल। तो यहाँ से फाई आ जाता है आपका टी एल बाई जी जे विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, कोई नई बात नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो एंगल ऑफ टेस्ट फॉर सीरीज एंड पैरेलल करेक्शन, ये कभी कभी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन थोड़ा मतलब टिपिकल, थोड़ा मुश्किल टाइप का, कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन पे भाई यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे कोई टॉर्क लग रखा है, यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा है, तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल दिया जाएगा कि जी यहाँ पर बताओ कितना आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट हो रहा होगा। तो आपको इन सबको कंसिडर करके किस तरह से निकालना है वो हमें देखना है। जैसे इसने इस टॉर्क को, ये जो टॉर्क है इसको इसके द्वारा दिखा दिया भाई, दिखाने की बात है, आप कैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हम शियर फोर्स को लेकर चलते थे वैसे ही हम इसको लेकर चलेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन इन्होंने अलग कर लिया, दिस इज बी ई डी सी ए। तो बीई पोर्शन को आपने अलग कर लिया, बी, और ये इधर से चल रहा है, चलो इधर से लेके चल लेते हैं, ऐसे चलते हैं इसको लेके। जैसे ये टी ए लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी इस डायरेक्शन में इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पर टी ए लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, इस पॉइंट पर टी सी लगा हुआ है। तो टी सी तो आप जो एज इट इज लगा हुआ है बिल्कुल उसका अपोजिट यहाँ पर, मतलब जो जो आपने टीसी की डायरेक्शन दिखा रखी है वो टीसी की डायरेक्शन रहेगी, टी ए न्यूटन के नियम के अनुसार इसका ठीक उल्टा और अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, सिंपल,
अभी तो ये सब मेरे हिसाब से भूल जाओ कि कोई टॉर्क लगा हुआ है। जस्ट ये देखो कि यहाँ पर कितनी फोर्स लगी हुई है। जैसे मैं आपको बोलूँ ये 50 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है इधर, ठीक। एक 50 न्यूटन की यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। मैं अलग अलग पॉइंट अगर दिखा दूँ, ठीक। एक यहाँ पर लगा लो 70 की इधर, यहाँ पर कितनी लग जाएगी, 30, ठीक है। तो अगर मैं अब इक्विलिब्रियम अगर मैं सेटिस्फाई कराना चाहूँ तो सबसे पहले मैं अलग अलग पॉइंट है ए बी सी डी, अलग अलग पॉइंट है। तो लेट से मैं ले लेता हूँ सी डी पॉइंट, सी डी, ये आपका 50 लगा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम सी डी को इक्विलिब्रियम में करेंगे, ठीक। तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम में हो गया। अभी हमने इस फोर्स को कंसीडर नहीं किया है। अब जब हम BC लिखेंगे, अब मैं बनाता हूँ BC, BC। तो सबसे पहले तो ये जो 50 की फोर्स लग रही है, इसको आपको काउंट उसमें करना पड़ेगा। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर लगाओ। या तो इसको इस तरीके से देखो या इस तरीके से देखो कि भाई 50 का खिंचाव इस तरफ लग रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा ना। और 50 का और लग गया, ठीक है। आई बात समझ में। या तो न्यूटन के नियम के अनुसार चलो कि भाई 50 की यहाँ पर आ रही है तो इसकी इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर लग जाएगी, और 50 जो सी पर पहले से लग रहा था वो हमने लगा दिया। या दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये जो सेक्शन है सी, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 50 की इधर को लग रही है, एक 50 की इधर को। भाई ये दोनों फोर्सेस इसी पे तो ट्रांसफर होगी, तो ये 50 50 इधर दिखा दिया। अब यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ पर आंख बंद करके आपने 100 दिखा देना है, ठीक है। अब हम आएंगे ए बी पॉइंट पर, ठीक। अब देखो बी पॉइंट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 70, 50, 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका टोटल, 30। मतलब बी पॉइंट से इधर कितनी फोर्सेस लग रही हैं वो देखो, और ए पॉइंट पर 30, तो ये अपने आप इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक। तो सेम यहाँ पर है। आप अभी टॉर्क को ये मान के चलो कि जस्ट ये कुछ फोर्स लग रही है, अभी ऐसे नहीं कि ये रोटेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये नोटेशन दी ही इसलिए जाती है ताकि आसानी से चीजें हो जाए। अब देखो यहाँ पर टी ए लग रहा है, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट हमारा यहाँ आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, टीसी, टीसी आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, टीसी आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये इसने यहाँ पर दिखा रखा है, या मैं यहीं पे बना देता हूँ ना अलग अलग सबके, क्योंकि इसने थोड़ा सा वैसा कर दिया मामला, इसे अलग ही ले जाते हैं। ये एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं इतने, इनमें एक दो ही कंसेप्ट होते हैं जो लगते हैं। अब जैसे मैं AC पॉइंट लूं, इधर आपका TA लग रहा है, तो यहाँ पर भी बड़े प्यार से TA लगा दो, कुछ सोचना ही नहीं है। दिस इज ए, दिस इज C, मतलब सिर्फ अगर आपको AC एनालाइज करना है। अब आप आ जाते हैं CD पर, ठीक। C और D, अब देखो C पॉइंट ये है, C के लेफ्ट में क्या कहना चाहिए, राइट में, हमारी तरफ से तो राइट हो ना, राइट में जितनी भी फोर्सेस हैं सब लिख दो जोड़ के। टीए लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, और टीसी लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों की जगह आप क्या बना सकते हो, सिंपल। अगर टीसी की वैल्यू ज्यादा है तो ये हो जाएगा टीसी माइनस टीए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीए, ठीक। फिर इसके बाद आती है बारी, दिस इज डी, दिस इज सी। अब सी, डी और सी, नहीं डीसी तो आपने बता दिया। अब हम आते हैं, इधर आएगा डी और इधर आएगा ई, ठीक। अब डी के इधर कितनी फोर्सेस हैं वो सारी जोड़ कर लिख दो, टी डी प्लस टी सी माइनस टी ए, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा।
उल्टा इसका टी टी प्लस टी सी माइनस टी ए। फिर सेम हम यहाँ पर करेंगे, इधर आ जाओ इस वाले पोर्शन में। ये आपका टीबी है, ठीक। या तो एज इट इज यहाँ पर टीबी दिखा दो, बात खत्म। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस सेक्शन के इधर जितनी भी आपकी टॉर्क लग रही है सबको जोड़ दो, जो भी थोड़ी देर पहले किया हमने, टी टी प्लस टी सी माइनस टी ए। और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा इसका अपोजिट, टी डी प्लस टी सी माइनस टी। अब ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका तरीका है किस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने, तो एक बार घर में अपने हाथ से इन चीजों को कर लेना। ठीक, चलो। अब ये क्या कह रहा है, टी ए बी, मतलब कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखना है कि टोटल रोटेशन कितना है। मतलब अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जानना चाहूँ कि ए वाला सेक्शन कितना रोटेट किया हुआ है, तो जहां पर जितनी भी टॉर्क आई है उनको हम कंसीडर करते चलेंगे। देखो इसने ये कहा है, एक पॉइंट और है इसमें कि भाई ये जो ई पॉइंट है इस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इस हमने फिर भी सेक्शन काटा है ई पर, क्योंकि जो एक्स सेक्शन है आपका ई पर चेंज हो रहा है, ठीक। अब जितने भी आपने एंगल है सबको नोट कर लो, 5 1 5 2 5 3 5 4। भाई इसके कारण कुछ रोटेशन पैदा हुआ होगा, इसके कारण कुछ रोटेशन, इसके कारण बस सबके कारण जो जो रोटेशन पैदा हुए उनको आप जोड़ते चले जाओ, ठीक है। दिस दिस प्लस दिस, ये आपने टॉर्क लिख ही रखी है, टी एल बाई जी जे, टी एल बाई जी जे, बस आप इसको जोड़ते चले जाओ, ठीक। अगर आपका एंड बी फिक्स है तो फाइव बी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव ए बी हो जाएगा, फाइव ए माइनस फाइव बी, मीन जो भी है। बेसिकली हम ये जो इक्वेशन है इसका हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरह से आई, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें पैरेलल कलेक्शन है, मतलब कि अगर दो रॉड आपकी पैरेलल में लगा रखी है तो क्या है टॉर्क। अगर दो रॉड आपकी पैरेलल में है, जैसे ये वाली रॉड है एक, और एक ये वाली रॉड है, तो अलग अलग रॉड है एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, तो इसमें सीधा सा फंडा ये रहता है, अगर ये रोटेट करेंगी, जैसे आपने इनको यहाँ से ज्वाइन कर रखा और यहाँ पर आपने टॉर्क लगाई, तो अगर ये रोटेट होती हैं तो T1 ये और T2 ये, T बराबर हो गया T1 प्लस T2। इनमें जो होगा एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन सेम रहेगा, ठीक। क्योंकि ये दोनों यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जब आप टॉर्क लगाओगे तो जिस एंगल से ऊपर का रोटेट करेगा वही एंगल से हमारा नीचे का रोटेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो आपने टॉर्क लगाई यहाँ पर, उसको किसके द्वारा वहन किया जाएगा, पहला इसके द्वारा, दूसरा इसके द्वारा। ये जो इन्होंने लिखा टी इन दोनों में बटेगी। दूसरी बात, जो एंगल है वो दोनों में सेम रहेगा, E1 L बाई G1 J1, T2 L बाई G2 J2, ठीक है। आ गया समझ में। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके का अगर आया तो तब के ऊपर है। फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर वेरिएबल सेक्शन, तो ये मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसको भी हम रहने दे सकते हैं। अब हम ये देखेंगे स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम, ये कभी कभी आ जाती है स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है, इसमें क्या है, जैसे ये फिक्स फिक्स बीम है, फिक्स बीम में आपने बीच में टॉर्क लगा दिया, यहाँ पर टी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन जनरेट होगी और यहाँ पर कितनी जनरेट होगी, जनरेट टॉर्क ही होगी। तो ये सब इसका सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन क्या क्या लगाई, एक कंडीशन ये लगाई कि भाई यहाँ पर रोटेशन जीरो होगा, यहाँ पर रोटेशन जीरो होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर प्रतिरोध पैदा हो रहा है या टॉर्क पैदा हो रही है और यहाँ पर वो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो जब आप ये दोनों कंडीशन लगाते हो तो आपका टीबी और टीए ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है। टीबी हो जाएगा टी ए अपॉन ए प्लस बी, टी ए हो जाएगा टी बी अपॉन ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो सीधा सा है इसका मतलब, जैसे ये मेरी फिक्स बीम है, ठीक। अब इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। मैंने मैंने जो टॉर्क लगाया इधर लगाया इस पॉइंट पे, जो कि
2 मीटर यहाँ से है और 8 मीटर यहाँ से है। मैंने टॉर्क कितना लगाया, लेट से मैंने टॉर्क लगाया 50 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन जनरेट होगी भाई? देखो यहाँ पर इस सपोर्ट के नजदीक है, तो ये वाली जो सपोर्ट है ज्यादा रिएक्शन देगी। देगी किस डायरेक्शन में? इसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक। और ये किस डायरेक्शन में देगी? ये भी इसके उल्टे डायरेक्शन में, है ना भाई? तो अब 50 को तुम 2 और 8 के अनुपात में डिवाइड कर दो। 50 गुना 8/10 और 50 गुना 2/10, ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक। तो 40 बड़ा कौन सा है? यहाँ आ जाएगा। छोटा कौन सा है? यहाँ आ जाएगा। यही ये फॉर्मूले हैं, चाहे इन फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिख लेना इंपॉर्टेंट है। इसे हटाओ, ये क्वेश्चन नहीं करना मैं, ये ईएससी के मेंस के पुराने क्वेश्चन हैं। और देखते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी, जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले से वही है। टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी होता है T² dx/2gj। ये यहाँ से डिराइव होता है। कोई भी हम एनर्जी निकालते हैं, जैसे अगर हम किसी मटेरियल को खींचें, तब क्या फॉर्मूला लगता था? हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक है, PL/A। इस तरीके के जो फॉर्मूले थे, यहाँ सेम यहाँ से निकलता है T5/J। कितना टॉर्क लगाया, कितना एंगल आया, बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। और जो टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये होता है TNJ, प्रिज्मेटिक बार अंडर कांस्टेंट टॉर्क, T²L/2GJ। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और जो याद करो, हमने अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उस डायरेक्शन में m²dx/2EI, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा था, MM dx/EI। ठीक है, ये MM dx/EI ये पढ़ा था हमने। ठीक। तो इसी सेम ही कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। अगर मैं उसकी बात करूं मोमेंट की, तो m²L/2EI इस फॉर्म में आ जाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत। ठीक। तो ये हमारा टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। फिर आ जाता है पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट। ठीक। जैसे ये हमारी शाफ्ट है, इसके द्वारा कितनी हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक ही इसका, ये सब छोड़ो, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट का फॉर्मूला कहाँ है? Members subjected to torque are widely used as a rotating shaft for transmitting power from one device to another. This power is transmitted through rotatory motion of the shaft। मतलब कि बेसिकली ये है कि आपने यहाँ पे टॉर्क लगाई, ठीक, तो इससे कितनी हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू टावर टॉर्क इनटू स्पीड ऑफ रोटेशन, P इज इक्वल टू T इनटू ओमेगा। ठीक, ये W बोल देते हैं। और W क्या होता है आपका? 2πN/60। ठीक। ये और टोटल फार्मूला क्या हो जाता है इसका? 2πN/T/60। ठीक। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमको, ये मोटर है, ठीक है बेटा, इसे मोटर को घुमाना है। मोटर किस लिए है? कि भाई हम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। जैसे हमारे घर में मोटर लगी हुई है, तो यहाँ पर कितनी आप टॉर्क लगाएं, तो कितनी इसमें पावर जनरेट होगी। तो पावर का सीधा सा फॉर्मूला है T इंटू ओमेगा। जैसे फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है टाउ इंटू ओमेगा। अब दूसरी बात आती है इसमें कि जो टी है, टॉर्क है, और ओमेगा है, ये 2πN/60। अब देखो, जो भी मोटर होती है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हम इसमें एक तो इतनी टॉर्क लगा रहे हैं और हम इसको कितनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें एक चीज आती है, ये जो एन है, स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, एन होता है आपका स्पीड इन आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम इज बेसिकली रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक।
जैसे 60 आरपीएम है, इसका मतलब क्या है कि वो जो शाफ्ट है वो 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन ले रही है। तो आरपीएम का ये मतलब होता है। अब यहाँ से डब्ल्यू कैसे निकाला जाता है, देखो डब्ल्यू इस तरह से निकाला जाता है। ये देखो 60 आरपीएम को आपको अगर डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है 2 पाई बाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 60 लगा रहा है वो 1 मिनट में। ठीक, 60 रिवॉल्यूशन वो 1 मिनट में लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 60/60। ठीक, अब मैंने आपको बताया है जो भी हम चीज लेके चलेंगे उसको हम रेडियन में लेके चलते हैं, तो इसलिए इसमें 2 पाई की मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक, 1 सेकंड में क्या हो रहा है, जो शाफ्ट है पूरा रोटेट कर जा रही है, मींस 2 पाई रेडियन से वो रोटेट कर जा रही है। ठीक, तो इसलिए 2 पाई बाई 60 की मल्टीप्लाई की जाती है आरपीएम में। ठीक, तो P हो जाता है हमारा T इंटू डब्ल्यू। तो T तो आपका ऐसे डब्ल्यू का 2 पाई NT/60, ये आ जाती है हमारी पावर। ठीक, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इतना आ गया बेटा, तो ये सारी चीजें आप नोट करेंगे, P क्या है, W क्या है, और F होती फ्रीक्वेंसी, कहीं पे N/60 की जगह F लिखा हुआ होता है। F होती फ्रीक्वेंसी अगर आप हर्ट्ज में लिखना चाहो। ये क्या है, थिन वॉल्ड हॉलो शाफ्ट। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, इसको और डिस्कस करूंगा मैं अभी, तब तक इसके क्वेश्चंस तैयार कर लो अजय। वो जो है टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट का चैप्टर है एसएससी का और ईएससी का। ठीक है, उसकी पीडीएफ बना के जरा इस पे डालो व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में, तब तक ये चीजें देखो तुम लोग। जैसे थिन वॉल्ड हॉलो शाफ्ट होती है, ठीक, मतलब कि एक ऐसी पतली वाली, लाइक दिस। ठीक, ये मैं ठीक से डायग्राम नहीं बना पा रहा। तो उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, तो इस केस में ये करने की बजाय कि भाई पाई/32 आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4। ठीक, क्योंकि डायमीटर ये इतने माइन्यूट होते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो नहीं पाता है। तो ये तो एक्यूरेट बताता ही है, लेकिन इसके लगभग बराबर आता है 2 पाई r³ टी। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, कभी कभी मैंने देखा है ये पूछा हुआ। हॉलो सर, थिन वॉल्ड मतलब के थिन वॉल्ड हॉलो शाफ्ट के लिए जे का फॉर्मूला, बस। ठीक, इसके बाद क्या आता है कि अगर टाउ मैक्स अगर हम निकालें उसी फॉर्मूले से जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी, तो अभी तो फिलहाल इतना ही ध्यान रख लेते हैं, ज्यादा इसमें और आगे जाते नहीं है, इसे छोड़ते हैं। टॉर्शन ऑफ नॉन सर्कुलर मेंबर, टॉर्शन इन नॉन सर्कुलर सेक्शन रिजल्ट इन वार्पिंग ऑफ द सेक्शन। ये जो अभी हमने वीडियो में देखा था, इस तरीके से इसकी वार्पिंग होती है। इसमें थोड़ा सा एक चीज ये है कि इन्होंने इसका डायग्राम बना रखा है कि कहाँ पर मैक्सिमम आता है, कहाँ पर मैक्सिमम। ये देखो, ये दो बातें आप नोट कर लेना। रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर है और उसमें आपने टॉर्क लगा रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अलोंग द अकर्स अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द वाइडर फेस, मतलब कि जो टाउ मैक्स है वो यहाँ पर आएगा। शियर स्ट्रेस एट कॉर्नर 0 होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्रॉस सेक्शन का डायग्राम, तो इस तरीके से बनता है वो। इस तरीके का शेयर आता है इसमें, यहाँ पर मैक्सिमम शेयर होता है और यहाँ पर शेयर की वैल्यू 0 होती है। कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका बनता है। इसमें यही बात अगर आप ध्यान रख लेंगे तो काफी है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर्स अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ वाइडर फेस। ठीक, यहाँ पर जो सेंट्रल लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका आता रहेगा। ये जो मैं इसका क्रॉस सेक्शन का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, या मैं नेट पे देख ही लेता हूँ ना, उसे ही देख के बना लेना। क्या था, रेक्टेंगुलर सेक्शन shear स्ट्रेस डायग्राम फॉर TORSION। ठीक है बच्चों, तो इसमें इमेज में
ये है देखो इसका। ठीक, ये डायग्राम आपको बनाना है, इसको जस्ट याद रख लेना। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका बी जो है, मतलब ये वाली विड्थ बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है इससे कम होगा। दूसरी बात, कॉर्नर पे शेयर स्ट्रेस जो होता है 0 होता है, और यहाँ पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का रहता है डायगोनल के अलोंग। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये बस आप याद रख लें, कई बार कभी कभी मैंने देखा है इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ये टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, ये मैंने कभी आज तक देखा नहीं जो पूछा हुआ हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टॉर्शन का चैप्टर होता है खत्म। अब इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। एसएससी के क्वेश्चंस देखते हैं पहले। ये तुम कह रहे थे ना यहाँ टॉर्शन, अच्छा ये तुमने पहले ही दे रखी है पीडीएफ बना के, लेक्चर्स। तो ठीक, इसके बाद ईएससी के तुमने ये दिया है अभी, ईएससी पीवाई की बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस हो गया। ये है हमारा टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट।